मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानी, आपका मित्र नई दिल्ली से। मित्रों, आज मैं मेरे फेसबुक पे मेरे एक मित्र हैं अमन वाल्मीकि जी। उन्होंने पूना पैक्ट पर एक पोस्ट डाली है। उस पोस्ट को मैं पढ़ रहा हूँ। तो अमन अमन वाल्मीकि जी ने यह लिखा है पूना पैक्ट के बारे में कि सम एविडेंस ऑफ पूना पैक्ट के कुछ प्रमाण। तो वे लिखते हैं, भारतीय हिंदू समाज में जाति को आधारशिला माना गया है। इसमें श्रेणीबद्ध असमानता के ढांचे में अछूत सबसे निचले स्तर पर है, जिन्हें 1935 तक सरकारी तौर पर डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था। गांधी ने उन्हें हरिजन के नाम से पुरस्कृत किया था, जिसे अधिकतर अछूतों ने स्वीकार नहीं किया था। अब उन्होंने अपने लिए दलित नाम स्वयं चुना है, जो उनकी पददलित स्थिति का परिचायक है। वर्तमान में वे भारत की कुल आबादी का लगभग छठा भाग 16.20% तथा कुल हिंदू आबादी का पांचवा भाग 20.13% है। अछूत सदियों से हिंदू समाज में सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षिक अधिकारों से वंचित रहे हैं और काफ़ी हद तक आज भी है। दलित कई प्रकार की वंचनाओं एवं निर्योग्यताओं को झेलते रहे हैं। उनका हिंदू समाज एवं राजनीति में बराबरी का दर्जा पाने के संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। जब श्री E.S. मोंटेग्यू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ने पार्लियामेंट में 1917 में यह महत्वपूर्ण घोषणा की कि अंग्रेज सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत को डोमिनियन स्टेटस देना है, तो दलितों ने बंबई में 2 मीटिंगें करके अपना मांग पत्र वायसराय तथा भारत भ्रमण पर आए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिया। परिणाम स्वरूप निम्न जातियों को विभिन्न प्रांतों में अपनी समस्याओं को 1919 के भारतीय संवैधानिक सुधारों में के पूर्व भ्रमण कर रहे कमीशन को पेश करने का मौका मिला। तदुपरांत विभिन्न कमीशनों, कॉन्फ्रेंसों एवं काउंसिलों का एक लंबा एवं जटिल सिलसिला चला। सन 1918 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बाद 1924 में मद्दिमान कमेटी रिपोर्ट आई, जिसमें काउंसिलों में डिप्रेस क्लासेस के अति अल्प प्रतिनिधित्व और उसे बढ़ाने के उपायों के बारे में बात कही गई। साइमन कमीशन 1928 ने स्वीकार किया कि डिप्रेस क्लासेस को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। सन 1930 से 1932 एक लंदन में 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिनमें अन्य अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलितों के भी भारत के भावी संविधान के निर्माण में अपना मत देने के अधिकार को मान्यता मिली। यह एक ऐतिहासिक एवं निर्णयकारी परिघटना थी। इन गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तथा राव बहादुर R. श्रीनिवास द्वारा दलितों के प्रभावकारी प्रतिनिधित्व एवं जोरदार प्रस्तुति के कारण 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को प्रत्यक्ष निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। इस अवार्ड से दलितों को आरक्षित सीटों पर पृथक निर्वाचन द्वारा अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार मिला और साथ ही सामान्य जाति के निर्वाचन क्षेत्रों में सवर्णों को चुनने हेतु 2 वोट का अधिकार भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारत के इतिहास में अछूतों को पहली बार राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ, जो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता था। उक्त अवार्ड द्वारा दलितों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में अल्पसंख्यकों के रूप में मिली मान्यता के आधार पर अन्य अल्पसंख्यकों जैसे मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियन तथा कुछ अन्य के साथ साथ पृथक निर्वाचन के रूप में प्रांतीय विधायकों एवं केंद्रीय असेंबली हेतु अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार मिला तथा उन सभी के लिए सीटों की संख्या निश्चित की गई। इसमें अछूतों के लिए 78 सीटें विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में आरक्षित की गई। गांधी ने उक्त अवार्ड की घोषणा होने पर गिरवदा पूना जेल में 18 अगस्त 1932 को दलितों को मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार के विरोध में 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी। गांधी का मत यह था कि इससे अछूत हिंदू समाज से अलग हो जाएंगे, जिससे हिंदू समाज व हिंदू धर्म विघटित हो जाएगा। यह गातव्य है
यह ज्ञातव्य है कि उन्होंने मुसलमानों, सिखों एवं एंग्लो इंडियंस को मिले उसी अधिकार का कोई विरोध नहीं किया था। गांधी ने इस आदेश को लेकर 18 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर रेमजे मैकडोनाल्ड को एक पत्र भेजकर दलितों को दिए गए पृथक निर्वाचन के अधिकार को समाप्त करके संयुक्त मताधिकार की व्यवस्था करने तथा हिंदू समाज को विघटन से बचाने की अपील की। इसके उत्तर में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने पत्र दिनांकित 8 सितंबर 1932 में अंकित किया, ब्रिटिश सरकार की योजना के अंतर्गत दलित वर्ग हिंदू के अंग बने रहेंगे और वे हिंदू निर्वाचन के लिए समान रूप से मतदान करेंगे, परंतु ऐसी व्यवस्था प्रथम 20 वर्षों तक रहेगी तथा हिंदू समाज का अंग रहते हुए उनके लिए सीमित संख्या में विशेष निर्वाचन क्षेत्र होंगे तथा उनके अधिकारों और हितों की रक्षा हो सके ताकि उनके अधिकारों और हितों की रक्षा हो सके। वर्तमान स्थिति में ऐसा करना नितांत आवश्यक हो गया है। जहाँ जहाँ विशेष निर्वाचन क्षेत्र होंगे वहाँ वहाँ सामान्य हिंदुओं के निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों को मत देने से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार दलितों के लिए दो मतों का अधिकार होगा, एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के अपने सदस्य के लिए और दूसरा हिंदू समाज के सामान्य सदस्य के लिए। हमने जानबूझकर जिसे आपने अछूतों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन कहा है, उसके विपरीत फैसला दिया है। दलित वर्ग के मतदाता सामान्य अथवा हिंदू निर्वाचन क्षेत्रों में स्वर्ण उम्मीदवार को मत दे सकेंगे तथा स्वर्ण हिंदू मतदाता दलित वर्ग के उम्मीदवार को उसके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकेंगे। इस प्रकार हिंदू समाज की एकता को सुरक्षित रखा गया है। कुछ अन्य तर्क देने के बाद उन्होंने गांधी से आमरण अनशन छोड़ने का आग्रह किया था, परंतु गांधी ने प्रत्युत्तर में आमरण अनशन को अपना पुनीत धर्म मानते हुए कहा कि दलित वर्गों को केवल दोहरे मतदान का अधिकार देने से उन्हें तथा हिंदू समाज को छिन्न भिन्न होने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने आगे कहा, मेरी समझ में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना हिंदू धर्म को बर्बाद करने का इंजेक्शन लगाना है। इससे दलित वर्गों का कोई लाभ नहीं होगा। गांधी ने इसी प्रकार के तर्क दूसरी और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी दिए थे, जिसके प्रत्युत्तर में डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के दलितों के भी अकेले प्रतिनिधि और उनके शुभचिंतक होने के दावे को नकारते हुए उनसे दलितों के राजनीतिक अधिकारों का विरोध न करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि फिलहाल दलित केवल स्वतंत्र राजनीतिक अधिकारों की ही मांग कर रहे हैं, न कि हिंदुओं से अलग हो अलग देश बनाने की। परंतु गांधी का सवर्ण हिंदुओं के हित को सुरक्षित रखने और अछूतों को हिंदू समाज का गुलाम बनाए रखने का स्वार्थ था। यही कारण था कि उन्होंने सभी तथ्यों व तर्कों को नकारते हुए 20 सितंबर 1932 को अछूतों के पृथक निर्वाचन के अधिकार के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह एक विकट स्थिति है। एक तरफ गांधी के पक्ष में एक विशाल शक्तिशाली हिंदू समुदाय था, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर अछूत समाज अंततः भारी दबाव एवं अछूतों के संभव जनसंहार से भय तथा गांधी की जान बचाने के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर तथा उनके साथियों को दलितों के पृथक निर्वाचन के अधिकार की बलि देनी पड़ी और सवर्ण हिंदुओं से 24 सितंबर 1932 को तथाकथित पुनः पैक्ट करना पड़ा। इस प्रकार अछूतों को गांधी की जिद के कारण अपनी राजनीतिक आज़ादी के अधिकार को खोना खोना पड़ा। यदि पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए कम्युनल अवार्ड में सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 78 से 151 हो गई, परंतु संयुक्त निर्वाचन के कारण उनसे अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार छिन गया, जिसके दुष्परिणाम आज तक दलित समाज झेल रहा है। पूना पैक्ट के प्रावधानों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल करने के बाद सन 1937 में प्रथम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें गांधी के दलित प्रतिनिधियों को कांग्रेस द्वारा कोई भी दखल न देने के दिए गए आश्वासन के बावजूद कांग्रेस ने 151 में से 78 सीटें हथिया ली, क्योंकि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में दलित पुनः सवर्ण वोटों पर निर्भर हो गए थे। गांधी और कांग्रेस के इस छल से खिन्न होकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, पूना पैक्ट में दलितों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कम्युनल अवार्ड के माध्यम से
अछूतों को जो पृथक निर्वाचन के रूप में अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने और दोहरे वोट के अधिकार से सवर्ण हिंदुओं को की भी दलितों पर निर्भरता से दलितों का स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व सुरक्षित रह सकता था, परंतु पूना पैक्ट करने की विवशता ने दलितों को फिर से सवर्ण हिंदुओं का गुलाम बना दिया। इस व्यवस्था से आरक्षित सीटों पर जो सांसद और विधायक चुने जाते हैं वे वास्तव में दलितों द्वारा न चुने जाकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों एवं सवर्णों द्वारा चुने जाते हैं, जिन्हें उनका गुलाम बंधुआ बनकर रहना पड़ता है। सभी राजनीतिक पार्टियां गुलाम मानसिकता वाले ऐसे प्रतिनिधियों पर कड़ा नियंत्रण रखती है और पार्टी लाइन से हटकर किसी भी दलित मुद्दे को उठाने या उस पर बोलने की इजाज़त नहीं देती। यही कारण है कि लोकसभा तथा विधानसभा में दलित प्रतिनिधियों की स्थिति महाभारत के भीष्म पितामह जैसी रहती है, जिसने यह पूछने पर कि जब कौरवों के दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आप क्यों नहीं बोले, इस पर उनका उत्तर था, मैंने कौरवों का नमक खाया था। वास्तव में कम्युनल अवार्ड से दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, जिसे वे अपने प्रतिनिधि जिससे वे अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए सक्षम हो गए थे और वे उनकी आवाज़ बन सकते थे। इसके ही दोहरे वोट के अधिकार के कारण सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में सवर्ण हिंदू भी उन पर निर्भर रहते और दलितों को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। इससे हिंदू समाज में एक नया समीकरण बन सकता था जो दलित मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करता। परंतु गांधी ने हिंदू समाज और हिंदू धर्म के विघटित होने की झूठी दुहाई देकर तथा आमरण अनशन का अनैतिक हथकंडा अपनाकर दलितों की राजनीतिक स्वतंत्रता का हनन कर लिया, जिस कारण दलित सवर्णों के फिर से राजनीतिक गुलाम बन गए। वास्तव में गांधी की चाल काफी हद तक राजनीतिक भी थी, जो कि बाद में उनके एक अवसर पर सरदार पटेल को कही गई इस बात से स्पष्ट है। अछूतों के अलग मताधिकार के परिणामों से मैं भयभीत हो उठता हूँ। दूसरे वर्गों के लिए अलग निर्वाचन अधिकार के बावजूद भी मेरे पास उनसे सौदा करने की गुंजाइश रहेगी, परंतु मेरे पास अछूतों से सौदा करने का कोई साधन नहीं रहेगा। वे नहीं जानते कि पृथक निर्वाचन हिंदुओं को इतना बांट देगा कि उसका अंजाम खून खराबा होगा। अछूत गुंडे मुसलमान गुंडों से मिल जाएंगे और हिंदुओं को मारेंगे। क्या अंग्रेजी सरकार को इसका कोई अंदाज़ा नहीं है? मैं ऐसा नहीं सोचता। ये महादेव देसाई डायरी पृष्ठ 301 प्रथम खंड से अमन वाल्मीकि जी ने लिया है। आगे वह लिखते हैं, अमन वाल्मीकि जी लिखते हैं, गांधी के इस सत्य कथन से आप गांधी द्वारा अछूतों को पुनः पैक्ट करने के लिए बाध्य करने के असली उद्देश्य का अंदाजा लगा सकते हैं। दलितों की संयुक्त मताधिकार व्यवस्था के कारण सवर्ण हिंदुओं पर निर्भरता के फलस्वरूप दलितों की कोई भी राजनीतिक पार्टी पनप नहीं पा रही है, चाहे वे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ही क्यों न हो। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर को भी 2 बार चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि आरक्षित सीटों पर सवर्ण वोट ही निर्णायक होता है। इसी कारण सवर्ण पार्टियां ही अधिकतर आरक्षित सीटें जीतती हैं। पूना पैक्ट के इन्हीं दुष्परिणामों के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में राजनीतिक आरक्षण को केवल 10 वर्ष तक ही जारी रखने की बात कही थी, परंतु विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इसे दलितों के हित में नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए अब लगातार 10-10 वर्ष तक बढ़ाती चली आ रही हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने मनपसंद और गुलाम दलित सांसद और विधायक चुनने की सुविधा रहती है। सवर्ण हिंदू राजनीतिक पार्टियां दलित नेताओं को खरीद लेती है और दलित पार्टियां कमजोर होकर टूट जाती है। यही कारण है कि उत्तर भारत में तथाकथित दलितों की कही जाने वाली बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों और बनियों के पीछे घूम रही है और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। अब तो उसका रूपांतरण बहुजन से सर्वजन में हो गया है। इन परिस्थितियों के कारण दलितों का बहुत अहित हुआ है। वे राजनीतिक तौर पर सवर्णों के गुलाम बनकर रह गए हैं। अतः इस संदर्भ में पूना पैक्ट के औचित्य की समीक्षा करना समीचीन होगा। क्या दलितों को पृथक निर्वाचन की मांग पुनः उठाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? यद्यपि पूना पैक्ट की शर्तों में
छुआछूत को समाप्त करने, सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने तथा दलितों की शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान करने की बात थी, परंतु आज़ादी के 65 वर्ष बाद भी उनके क्रियान्वयन की स्थिति दयनीय है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इन आदेशों को अब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आदेशों को पूना पैक्ट के अनुमोदन हेतु बुलाई गई 25 सितंबर 1932 को बंबई में सवर्ण हिंदुओं की बहुत बड़ी मीटिंग में व्यक्त करते हुए कहा था, हमारी एक चिंता है, क्या हिंदुओं की भावी पीढ़ियां इस समझौते का अनुपालन करेंगी? इस पर सभी सवर्ण हिंदुओं ने एक स्वर में कहा था, हाँ हम करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था, हम देखते हैं कि दुर्भाग्यवश हिंदू संप्रदाय एक संगठित समूह नहीं है, बल्कि विभिन्न संप्रदायों की फेडरेशन है। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप अपनी तरफ से इस अभिलेख को पवित्र मानेंगे तथा एक सम्मानजनक भावना से काम करेंगे। क्या आज सवर्ण हिंदुओं को अपने पूर्वजों द्वारा दलितों के साथ किए गए इस समझौते को ईमानदारी से लागू करने के बारे में थोड़ा बहुत आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए? यदि वे इस समझौते को ईमानदारी से लागू करने में अपना अहित देखते हैं, तो क्या उन्हें दलितों के पृथक निर्वाचन का राजनीतिक अधिकार लौटा नहीं देना चाहिए? तो ये मेरे मित्र अमन वाल्मीकि जी ने पूना पैक्ट पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने एक डायरी से प्रसंग बताया है, उसमें जो लिखा है और अपने विचार रखे हैं। और ये लेख आज 25 दिसंबर 2016 को उन्होंने अपने फेसबुक पर प्रकाशित किया है। पूना पैक्ट पर मैंने भी एक वीडियो बनाया, जो कि हमारे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आशा है कि आपको पूना पैक्ट के बारे में कुछ बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। मैं कहूँगा एक बार मेरा बनाया हुआ वीडियो पूना पैक्ट जरूर के ऊपर जो इस चैनल पर है जरूर देखिएगा। आपका मित्र निखिल सबलानिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।